इंडियन स्टॉक मार्केट्स इस साल लगातार गिर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम था अदानी ग्रुप की कंपनीज का, और फिलहाल यूएस बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। इनफैक्ट लास्ट 1 वीक में यूएस में 3 बैंक्स कोलैप्स कर चुके हैं। 2008 के क्राइसिस के बाद पहली बार यूएस बैंकिंग सिस्टम में इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है। इनफैक्ट 2008 में काफ़ी सारे बैंक्स कोलैप्स कर जाते अगर गवर्नमेंट ने उन्हें हेल्प नहीं किया होता तो। लेकिन उस समय भी एक बड़ा बैंक वाशिंगटन म्यूचुअल कोलैप्स हुआ था, जो कि कोलैप्स होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैंक है। और फिलहाल जो बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं उसमें भी वाशिंगटन म्यूचुअल के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक अभी तक कोलैप्स हुआ है वो है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि रिसेंटली ही कोलैप्स हुआ है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएस में ये जो बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं ये कोलैप्स क्यों कर रहे हैं, और क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भी इस तरह का कोलैप्स आ सकता है। और साथ ही हम जानेंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट्स इंडिया में ये लगातार क्यों गिर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में हम इंडियन स्टॉक मार्केट से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें, तो आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूएस में अभी तक जो 3 बैंक्स कोलैप्स हुए हैं, दैट इज सिल्वरगेट बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, ये तीनों बैंक का कोलैप्स का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है बैंक रन केसेस। बैंक रन का मतलब ये होता है कि जब भी डिपॉजिटर्स को ऐसा लगता है कि शायद बैंक हमारे डिपॉजिट्स को वापस नहीं कर पाएगा, तो उस समय ज़्यादातर डिपॉजिटर्स बैंक के पास जाते हैं और अपना डिपॉजिट जो पैसा उन्होंने किया हुआ है उसे वापस मांगते हैं, ताकि जो भी डिपॉजिट्स है उसे सेफ गार्ड किया जा सके। और जब भी इस तरह का रिक्वायरमेंट आता है तो कुछ बैंक्स हैं जिनका लिक्विडिटी सही से मैनेज नहीं किया गया है, उन्हें डिपॉजिटर्स के रिक्वेस्ट्स को सर्विस करने में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण ये बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं। यूएस में ये जो 3 बैंक्स कोलैप्स हुए हैं मोस्टली ये रीजनल बैंक्स थे, और इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो वो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं था। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को ही सर्विस करते थे। तो ज़्यादातर ये तीनों ही बैंक्स का जो सेगमेंट था वो था टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स या फिर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कंपनीज। तो हमें पता है कि कुछ समय पहले तक इन कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो उस समय इन बैंक्स ने इन्हें अच्छा खासा लोन दिया, और उसके बाद उन कंपनीज का जब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या फिर उन्होंने जब फंड रेजिंग किया तो वहां से अच्छा खासा डिपॉजिट्स भी आया इन बैंक्स के पास। कोलैप्स होने से पहले इन 3 बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक था, और उसका अगर आप एसेट देखेंगे तो $200 बिलियन से भी ज़्यादा का एसेट था। उनका डिपॉजिट भी अबाउट $175 बिलियन का था। लास्ट ईयर से हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उसके कारण रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। इनफैक्ट यूएस में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो उनका इन्फ्लेशन था वो 40 ईयर के हाई पॉइंट पे चला गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले से थोड़ा कम हुआ है। तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया था फेड रिजर्व द्वारा, और ऑफ कोर्स आने वाले फ्यूचर में भी ये इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ने वाला है। इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में टेक कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, स्टार्टअप्स को फंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वो अपना आईपीओज नहीं ला पा रहे हैं, और साथ ही क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज का भी परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हुआ है। तो यहाँ पे जब भी इन कंपनीज का परफॉर्मेंस हिट हुआ है तो जो भी इन्होंने डिपॉजिट्स रखा था बैंक्स के साथ, वहाँ पे उन डिपॉजिट्स का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। अब ये कंपनीज उन डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा वापस चाहती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। नाउ लास्ट फ्यू ईयर से जब इन बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स आने लगे तो इन डिपॉजिट्स को इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उस समय इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम थे। तो जो भी डिपॉजिट्स को इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इन्हें काफ़ी कम मिल रहा है, और रीसेंट टाइम्स में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पे इन्हें मार्क टू मार्केट लॉसेज हो रहे हैं। तो जब भी डिपॉजिट्स कस्टमर्स निकाल रहे हैं तो वहाँ पे अगर ये अपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हैं तो वहाँ पे इन्हें लॉस हो रहा है। जब मार्केट में ये बात बाहर आई कि इन बैंक्स में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स ज़्यादातर डिपॉजिटर्स पैनिक कर गए और उन्होंने अपना पैसा निकालने की कोशिश की इन बैंक्स के साथ, और उस समय बैंक्स के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं था,
इसी के कारण ये बैंक्स कोलैप्स हो गए। सो नाउ अब हमें ये जानना है कि ये जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ है यूएस बैंकिंग में, क्या ये क्राइसिस 2008 की तरह ही एक बड़ा क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो फिलहाल जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उससे ये नहीं लगता है कि ये क्राइसिस उतना बड़ा क्राइसिस बन पाएगा, क्योंकि उस समय हमने देखा था कि यूएस के बड़े बड़े बैंक्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आया था, और अगर गवर्नमेंट ने उस समय उनका हेल्प नहीं किया होता तो वो बैंक्स भी कोलैप्स कर जाते। लेकिन फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि 2008 के क्राइसिस के बाद यूएस के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, लेकिन ये जो छोटे बैंक्स हैं उन पे वो जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है या फिर स्ट्रेस टेस्ट है, वो एप्लीकेबल नहीं था। इनफैक्ट जो यूएस के वैसे बैंक्स जिनका एसेट्स 250 बिलियन यूएस डॉलर से कम था, उन पे जो उन्हें सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक नहीं माना जाता था, और उन पे वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं थे जो कि बड़े बैंक्स पे एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बैंक्स हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा, ऑल्दो उन्हें भी मार्क टू मार्क लॉसेज हो रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स पे, लेकिन उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, और जो ओवरऑल लिक्विडिटी है या लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का जो रिक्वायरमेंट है वो भी सफिशिएंट। और साथ ही यूएस में जो बैंक्स ऑलरेडी कोलैप्स भी हुए हैं वहां भी डिपॉजिटर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो छोटे डिपॉजिट्स हैं लाइक 250K के नीचे के जो भी डिपॉजिट्स होते हैं यूएस बैंक्स में वो इंश्योर्ड होता है, तो वहां पे तो डिपॉजिटर्स का पैसा तुरंत मिल जाएगा। और साथ ही यूएस रेगुलेटर्स ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो बड़े अमाउंट के डिपॉजिट्स हैं वहां भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ओवरऑल सारे डिपॉजिटर्स का पैसा वापस मिलेगा। सो नाउ क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकता है? क्या इंडियन बैंक्स भी कोलैप्स कर सकते हैं? तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू यूएस कम बढ़े हैं, तो यहाँ भी मार्क टू मार्क लॉसेस तो ऑफकोर्स हो रहे होंगे बैंक्स को उनके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट से, लेकिन वो लॉसेस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। साथ ही इंडिया में जो लिक्विडिटी रेशियो का रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। आरबीआई ने इंश्योर किया है कि बैंक्स के पास अच्छा खासा लिक्विडिटी हमेशा ही मेंटेन्ड हो। और साथ ही इंडिया में जो क्रेडिट ऑफ टेक का साइकिल है, दैट इज़ जो लोन ग्रोथ है, वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो जब भी ये लोन ग्रोथ स्टार्ट हुआ है तो ये सिक्लिकल होता है, एटलीस्ट 3-4 ईयर्स तो जरूर चलेगा। तो जब 3-4 ईयर्स तक लगातार ये बैंक्स लोन देंगे और फिर वहाँ से इनके एनपीएस थोड़े ऊपर जाने लगेंगे, तो वहाँ पे शायद थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बट फिलहाल अगर आप बैंक्स के बैलेंस शीट को देखें, उनके एनपीएस को देखें, तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं लगता है। सो नाउ हम जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिर क्यों रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, AAA रेटेड इकोनॉमी है, जब वहाँ के बैंकिंग में प्रॉब्लम आया है, बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आया, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डर तो जरूर लगेगा, और इसी के कारण जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ से पैसा निकल रहा है और आने वाले समय में भी निकलेगा। पैसा निकलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस, वहाँ पे अगर आप 10 ईयर जीसेक देखें या फिर दूसरा इंटरेस्ट रेट देखें, तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, अच्छा खासा इंटरेस्ट उन्हें वहाँ मिल रहा है, और आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट और भी ऊपर जाएगा। तो जब अच्छा खासा सेफ इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, तो वो फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करें, जहाँ एनीहाउ स्टॉक मार्केट्स कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। ओवरऑल जब तक यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में प्रेशर बना रहेगा, और जब एक बार ये क्लैरिटी आ जाएगी कि शायद यहाँ से फेड रिजर्व और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, तो वहाँ से हम इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो पीरियड है वो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि यूएस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी इंटरेस्ट रेट हाइक जरूर होगा। ऑफ कोर्स ये जो बैंक्स कोलैप्स हुए हैं उसके कारण अब लग रहा है कि एटलीस्ट मार्च में शायद जो रेट हाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 बेसिस पॉइंट्स का, वो शायद नहीं हो, या फिर एट मैक्स 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हो, लेकिन उसके बाद भी 1 या 2 रेट हाइक जरूर होगा। सो ओवरऑल जो टर्मिनल रेट है यूएस में, वहाँ हम एक्सपेक्ट करें अबाउट 5.5% के आसपास
हो सकता है। सो मोस्टली नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मोस्टली ये क्लियर हो जाएगा कि यूएस शायद अब यहां से और इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करे, और साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स वो भी थोड़ा रीजनेबल हो जाएगा। तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टार्ट होगा, और एफआईआईज भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे।